हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओशन स्टडी अड्डा। मैं ब्रजेश कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए 2 नंबर यानी लघुत्तरीय प्रश्न को लेकर के आए हैं। ये जो क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम लोग लगभग 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे जो सिलेक्टेड होंगे, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप जो है इस वीडियो को अगर अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो मात्र यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप जो है इसका PDF अगर चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके और इसका नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो है 100% ही सफलता मिलने वाली है। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो है इस वीडियो में हम लोग जो है 2 नंबर ही वाला क्वेश्चन जो है हम लोग करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, उत्सर्जन क्या होता है। आपके सामने है उत्सर्जन क्या है। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि उत्सर्जन होता क्या है। तो देखिए, हमने जो है इसको जो है डिफाइन किया हुआ है कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। यानी कोई भी शरीर के अंदर जो उपापचय क्रिया के फलस्वरूप जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को अगर शरीर से बाहर निष्कासित करते हैं तो उसे उत्सर्जन कहा जाता है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। देखिए, मनुष्य में उत्सर्जन से संबंधित कुछ अंग है। देखिए, मनुष्य में उत्सर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं पाई जाती है और इनमें से पहला जो है वृक्क है। ठीक है, पहला क्या है, वृक्क है। आगे देखते हैं क्या है। चलिए देखिए, पहला वृक्क है, दूसरा है मूत्रवाहिनी और तीसरा है मूत्राशय और मूत्रमार्ग। यानी जो उत्सर्जन से उत्सर्जी अंग से संबंधित जो रचनाएं हैं वह वृक्क है, और वृक्क और मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग और मूत्राशय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि परपोषण किसे कहा जाता है। परपोषण किसे कहा जाता है, यह कितने प्रकार के होते हैं। परपोषण किसे कहा जाता है, यह कितने प्रकार के होते हैं। चलिए देखिए, आप एकदम जो है सिंपल भाषा में इसे अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप जो है किसी भी सेट को अगर उठा करके देखेंगे तो इससे जो है मात्र यह एक वीडियो जो है आपके 2-3 क्वेश्चन को जरूर जो है टैली करा देगा। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए बताइए परपोषण क्या है, आइए देखते हैं इसको। देखिए, जीव में देखिए परपोषण क्या है। जीव, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं। ठीक है, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं बल्कि अपितु किसी न किसी रूप से अन्य स्रोत से प्राप्त करते हैं। ठीक है, प्राप्त करते हैं, इसे ही क्या कहा जाता है, परपोषण कहा जाता है। अब देखिए, परपोषण निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न प्रकार के होते हैं प्राणी संपोषण, परपोषण, प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछे कि परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो परपोषण निम्न प्रकार के होते हैं प्राणी संपोषण, परजीवी पोषण और मृतजीवी पोषण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन का है पोषण क्या है, इसके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। पोषण क्या है, इसके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि पोषण क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए आपके सामने इसका उत्तर है कि पोषण जो होता है वह एक जटिल प्रक्रम होता है। पोषण क्या होता है, एक जटिल प्रक्रम होता है और इसके अंतर्गत कोई जो जीव होता है यानी जीवधारी होता है वह पोषक तत्व यानी भोजन को ग्रहण करता है, भोजन को ग्रहण करता है और इसके द्वारा जो है शरीर की रचना और टूट फूट की मरम्मति होती है। ठीक है, मरम्मति होती है।
एवं अन्य सभी जो जैविक क्रिया है उनका जो है संचालन एवं नियमन होता है। क्या होता है? नियमन होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है? मुख्य आहार नली, आमाशय, क्षुद्रांत, आंत भीति, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे यहाँ जो है जो बिना पचा हुआ भोजन है, यानी जो नहीं पच पाता है, वो बिना पचा हुआ भोजन जो है वृद्धांत्र में भेज दिया जाता है। इसे थोड़ा ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अनपचा भोजन कहाँ संचित होता है, तो वृद्धांत में संचित रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कहा जा रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी है और उनके उपोत्पाद क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका। देखिए स्वपोषी पोषण हरे पौधे में होता है, बिल्कुल सही है। जितने स्वपोषी पोषण है सभी हरे पेड़ पौधे में होता है, क्योंकि हरे पेड़ पौधे में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। हरे पेड़ पौधे में होते जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, स्वयं तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये रही कुछ स्वपोषण से संबंधित। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है स्वपोषी पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। बिल्कुल सही है, प्रकाश संश्लेषण के उपस्थिति के बिना स्वपोषण की क्रिया नहीं होगी। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक जो वर्णक होता है, यही वर्णक क्या करता है कि CO2 जल और जो है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। ठीक है, इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। क्या निकलती है? ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, और ये ऑक्सीजन जो है उपोत्पाद के रूप में बाहर निकलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है कई बार जो है एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, तो आइए इसको देखते हैं। देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी जलीय जीव होते हैं जल में मिले ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। बिल्कुल ये बात आप लोग जानते हैं कि जितने भी जलीय जीव होते हैं वो जल में मिले ऑक्सीजन का उपयोग ही करते हैं, क्योंकि जल में जो मिले ऑक्सीजन की मात्रा है वायु में मिले जो ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। यानी मात्रा क्या होती है? कम होती है, यानी उसकी तुलना में क्या होती है? कम होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या कहा जा रहा है कि स्थलीय जो जीव होते हैं श्वसन के लिए वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, और वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है वह जल में घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा से अपेक्षा अधिक है, क्योंकि जो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है वह 21% है। कितना है? 21% है, और जो स्थलीय जीव होते हैं उनको ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, अतः जो है ये वायुमंडल से ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि स्वपोषण पोषण के लिए स्वपोषण की आवश्यक शर्तें कौन सी है। देखिए ध्यान से, स्वपोषण की आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है या क्या क्या चाहिए स्वपोषी पोषण के लिए। तो देखिए जो स्वपोषी पौधे होते हैं, यानी कि जितने भी जीव होते हैं जिसमें स्वपोषण पाया जाता है, उनमें 4 घटक की आवश्यकता होती है। कितने घटक? एक होती है क्लोरोफिल, यहाँ जो है दिखाया गया आपको पर्णहरित या क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य का प्रकाश। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं? परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर देखिएगा। देखिए जितने भी उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं उनमें एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? परिवहन तंत्र पाया जाता है, और यही जो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थ एवं अन्य उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप जो बनने वाला बेकार पदार्थ है, उन सभी पदार्थों को जो है शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाता है, और इसी को कहते हैं परिसंचरण तंत्र। ठीक है, और इस परिसंचरण तंत्र के 3 जो है प्रमुख अवयव होते हैं। उनमें जो है हृदय होता है, रक्त वाहिनी होती है और रुधिर होता है। ठीक है, ये 3 हो गए।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है उत्सर्जन क्या है। अगला क्वेश्चन उत्सर्जन क्या है। मानव में इसके दो प्रमुख क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है उत्सर्जन क्या है, मानव में इसके दो प्रमुख अंगों के नाम लिखे। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन था वो उत्सर्जन ही था, यानी उत्सर्जन क्या है, जीवों के शरीर से उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप जो बेकार पदार्थ होते हैं उनको जो है शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। और इसमें जो है दो प्रमुख है, वो एक किडनी हो जाएगा और किडनी के साथ फेफड़ा भी है। ये जो है हमारे शरीर का जो है दो प्रमुख उत्सर्जी अंग है जो अपशिष्ट पदार्थ यानी बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है, यानी वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है, यानी उसकी उपयोगिता आपको बताना है। देखिए ये जो वाष्पोत्सर्जन होता है पेड़ पौधे के वायवीय भाग में होता है और इसके जो है काफ़ी अधिक महत्व है पेड़ पौधों के लिए। देखिए पहला जो है इसमें क्या होता है कि जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो पौधों के मूल द्वारा जो मूल रोम से खनिज लवणों के अवशोषण यानी जो घुलित खनिज लवण है उसका अवशोषण होता है और उसका जो परिवहन पत्तियों से यानी पत्तियों तक होता है। कहाँ तक होता है, जड़ से पत्तियों तक होता है। साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही जो जल की धारा है वह मूल से चोटी तक पहुंचती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं इसका कि इसके द्वारा क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही पौधों में तापक्रम का संतुलन बना रहता है। यानी जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो पौधों में जो तापक्रम होता है वह संतुलन बना रहता है। ठीक है, इसका तीसरा पॉइंट देखिए, वाष्पोत्सर्जन के कारण ही पौधों की जड़ों से मतलब मूल से चोटी तक जल की धारा बनी रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वाष्पोत्सर्जन को परिभाषित करें। वाष्पोत्सर्जन को परिभाषित करें। देखिए जो द्रव होता है वह कमरे के तापक्रम पर क्या होता है, द्रव जो होता है वह कमरे के तापक्रम पर या द्रव के क्वथनांक के नीचे के ताप पर जब वाष्प बन करके धीरे धीरे रंध्र के द्वारा वायुमंडल में जाने लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, करें क्या शाकाहारी और मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई भिन्न होती है, यदि हाँ तो क्यों। तो देखिए जो आंत की लंबाई होती है मनुष्य में जो है आंत की लंबाई, छोटी आंत की लंबाई जो है 6 मीटर होती है। कितनी होती है, 6 मीटर होती है। लेकिन जो आंत की लंबाई होती है वह भोजन के प्रकार पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, भोजन के प्रकार पर निर्भर करती है। यानी जब जो जीव अगर शाकाहारी होता है उसमें जो है इसकी लंबाई जो है अपेक्षाकृत क्या होती है, बड़ी होती है, क्योंकि सेलुलोज का जो पाचन होता है उसको पचाने के लिए आंत की लंबाई बड़ी होनी जरूरी है। देखिए इसका आंसर देखते हैं। छोटी आंत की लंबाई भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। ठीक है, किस पर निर्भर करता है, भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। शाकाहारी जंतुओं में आंत की जो लंबाई होती है वह अधिक होती है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, चलिए ठीक है। आंत की लंबाई क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि सेलुलोज का पाचन करना होता है और सेलुलोज का जो पाचन होता है वह जल्दी से नहीं हो पाता है, अतः सेलुलोज के पाचन के लिए जो है इसकी लंबाई अधिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दंत पलाक क्या होता है। ठीक है, दंत पलाक क्या होता है। देखिए दंत पलाक होता क्या है, जब दांत के ऊपर जो है जब अस्थाई परत बन जाता है तो उसको हम लोग दंत पलाक कहते हैं। क्या कहते हैं, दंत पलाक कहते हैं। यानी जब हम किसी चीज को खाते हैं और खाने के बाद जो है उसको दांत को अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं और जब जाकर के दांतों पर वह अस्थाई परत बना लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं, दंत प्लाक कहते हैं। क्या कहते हैं, दंत प्लाक कहते हैं। दूसरा इसमें पूछा जा रहा है कि दंत अस्थि क्षय से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखिए दंत अस्थि क्षय बेसिकली होता क्या है, देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि यदि मीठी चीज को खाते हैं, क्या करते हैं, मीठी चीज को खाते हैं और खाने के बाद जो है दांतों को अच्छी तरह सफाई नहीं कर पाते हैं तो ये हमारे दांतों से क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। क्या होता है, चिपक जाते हैं और ये जो है जब दांत से चिपक जाते हैं तो अस्थाई परत बना लेते हैं और उसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज,
उसे कहते हैं दंत पलाक। लेकिन अब जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दंत पलाक और दंत अस्थिक्षय और दंत अस्थिछिद्र में थोड़ा सा अंतर है। तो दंत अस्थिक्षय छिद्र होता क्या है, यानी दंत अस्थिक्षय होता क्या है, तो देखिए जब हम किसी मीठी चीज़ को खाते हैं और खाने के बाद दांतों को अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं तो क्या होता है कि उसके कुछ अंश जो है हमारी दांतों से चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद जो है उसमें उपस्थित जो शक्कर होता है यानी शर्करा होता है, उस पर बैक्टीरिया क्रिया करती है, यानी रासायनिक क्रिया करके अम्ल बना लेती है। क्या करती है? अम्ल बना देती है। और यही अम्ल जो है दांतों के परत को क्या करता है? नरम बना देता है। और जब नरम बना देता है तो उसे हम दंत अस्थिक्षय कहते हैं। एक क्वेश्चन जो है यहाँ याद रखेंगे कि क्वेश्चन आपसे घुमा करके पूछा जाता है। यहाँ आया हुआ है इनामेल, क्या आया हुआ? इनामेल। कहेगा क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है, तो देखिए शरीर का सबसे कठोर भाग जो होता है वह इनामेल होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि शरीर का सबसे मजबूत भाग क्या है, तो ये जबड़ा होता है। क्या होता है? जबड़ा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव भी यहीं से क्लियर करते चलेंगे। वैसे ऑब्जेक्टिव का जो है आप लोग तक पीडीएफ पहुंचाते रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए, और इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप जो है दिए गए नंबर पे मैसेज करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विषमपोषी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। विषमपोषी से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है विषमपोषी क्या होता है। चलिए देखिए इसका आंसर देखते हैं। विषमपोषी वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बना करके अन्य स्रोतों से निर्भर करता है। देखिए इसी को परपोषी कहेंगे और इसी को क्या कहेंगे? विषमपोषी कहेंगे। तो आप जो है पिछले क्वेश्चन में आप विषमपोषी को समझ गए थे, लेकिन यहाँ एक पॉइंट जो है आप याद रखेंगे कि देखिए विषमपोषी के लिए जितने जीव जंतु होते हैं वे दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। बिल्कुल, किस पर निर्भर रहते हैं? दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। यहाँ देखिए एक आया हुआ अहरित पौधे, अहरित पौधे यानी जिसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, ये है कवक। क्या है? कवक। यानी कि इसमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाया जाता है, जिसके कारण यह भी जो है विषमपोषी होता है, किसी दूसरे के साथ जो है रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है। तो देखिए शैवाल के साथ जो है ये बेसिकली रहता है। किसके साथ रहता है? शैवाल और कवक, ये दोनों जब मिलता है तो बनाता है लाइकेन। क्या बनाता है? लाइकेन। क्या बनाता है? लाइकेन बनाता है। अब इसमें जो है जब लाइकेन बनाएगा तो इसमें संबंध होगा, सहजीवी संबंध पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? सहजीवी संबंध पाया जाएगा, क्योंकि शैवाल के पास क्लोरोफिल होता है लेकिन इसके पास जड़ नहीं होता है, और कवक के पास जो है क्लोरोफिल नहीं होता है लेकिन इसके पास जड़ होता है। अतः ये दोनों एक साथ रह करके अपना जीवन यापन करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है सजीवों के मुख्य 4 गो लक्षण लिखे। यानी सजीवों में कौन से लक्षण दिखाई पड़ेंगे जिसे हम सजीव कहेंगे, यानी वह लक्षण बताना है जिसके आधार पर किसी को भी हम सजीव की श्रेणी में रख सकते हैं। देखिए बहुत ही आसान बात है कि अगर कोई जीव जंतु जनन करता है यानी अपनी संख्या में वृद्धि करता है, विकास करता है, पोषण करता है, श्वसन करता है, तो वो जो है क्या है? सजीवों के लक्षण है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है? सजीवों के मुख्य 4 लक्षण जो है निम्नलिखित है। अगर कोई जीव पोषण करेगा तो उसे हम सजीव कहेंगे। क्या कहेंगे? श्वसन करेगा तब भी क्या कहेंगे? सजीव कहेंगे। प्रजनन यानी अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए प्रजनन करेगा तो उसे सजीव कहेंगे। वृद्धि और विकास करेगा तो उसे क्या कहेंगे? सजीव कहेंगे, ठीक है। जीवों में पोषण की अनिवार्यता की सार्थकता की साबित कीजिए। यानी क्वेश्चन जो है इसको सीधे पूछेगा कि जीवों में पोषण क्यों अनिवार्य है, ठीक है। तो देखिए जैविक प्रक्रमों के संचालन, वृद्धि, अनुरक्षण, ठीक है, आदि कार्यों के निष्पादन हेतु जीवों की मूलभूत आवश्यकता ऊर्जा है। क्या है? यानी हम लोग जितने काम करते हैं उन सारे कामों को पूरा करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और इस ऊर्जा की जो प्राप्ति होगी वह खाद्य पदार्थों से होगी। किससे होगी? खाद्य पदार्थों से होगी। अतः जीवों में पोषण की अनिवार्यता है यानी जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये VBI मार लीजिएगा इस क्वेश्चन पे, ठीक है। इस क्वेश्चन पे आप VBI मार के चलेंगे, VBI, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार लीजिएगा। हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? यानी अमाशय के अंदर क्या होता है जी? HCl अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? HCl अम्ल होता है। और यह HCl अम्ल कहाँ से आता है? तो अमाशय के अंदर जो अमाशय ग्रंथि यानी जठर ग्रंथि होती है, उसी जठर ग्रंथि से जो है
अम्ल का स्राव होता है, यानी जठरस का स्राव होता है, और उस जठरस में HCl अम्ल पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस अम्ल की हमारे आमाशय में क्या काम है। ठीक है, चलिए देखिए, आमाशय में अम्ल की महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित है। देखिए, यह एक जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? एक जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है, और भोजन के साथ आए हुए जितने बैक्टीरिया है उन्हें क्या करता है? नष्ट कर देता है। देखिए, हम लोग जो है भोजन के माध्यम से लाखों की संख्या में बैक्टीरिया को खा जाते हैं पर डे, लेकिन उस बैक्टीरिया को जो है HCl अम्ल आमाशय में क्या करता है? नष्ट कर देता है और हमको सुरक्षित रखता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, भोजन इसके कारण ही शीघ्रता से नहीं पचता है। ठीक है, अगर ये बैक्टीरिया HCl अम्ल नहीं होता तो भोजन क्या होता? शीघ्रता से जो है पच जाता। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कोशिका के 4 कोशिकांग के नाम लिखें। कोशिका के 4 कोशिकांग के नाम लिखें, यानी कोशिका के अंदर पाई जाने वाली जो रचनाएं होगी उसे हम कोशिकांग कहते हैं। तो देखिए, कोशिका के अंदर पाई जाने वाली रचना क्या क्या होगी? गाल्जी कॉम्प्लेक्स होगा, अंतःप्रजालिका होगा, केंद्रक होगा, उसके बाद ये लाइसोसोम होगा। ये सभी क्या है? कोशिका के कोशिकांग है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोशिकांग के नाम लिखे, तो इसके 4 को का नाम बताना है। तो देख लीजिए, 4 को आप बता सकते हैं। कोशिका के 4 कोशिकांग के नाम लिखित है। माइटोकॉन्ड्रिया दे दीजिए, लाइसोसोम दे दीजिए, उसके बाद गाल्जी उपकरण, इसको गाल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और अंतःप्रजालिका। ये सारे जो है क्या है? कोशिका के कोशिकांग है। ठीक है, आई होप आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करके जरूर हमको बताइएगा। हम साथ ही साथ जो है वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। आपके लाइक जो है हमको जो है और ज़्यादा ऊर्जा देता है, और अगले जो वीडियो जो है उसके लिए हमको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग आप सभी के लिए। और साथ ही साथ जो है इसका अगर PDF अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके और इसके PDF को आप ले सकते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। इस तरह की जो वीडियो है आपको एग्जाम तक मिलते रहेंगे। और ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोगों को धन्यवाद।